सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, टैक्स का निज़ाम उतना ही पुराना है जितना कि बादशाही का निज़ाम। कबायली सिस्टम में आवाम से टैक्स लेने का रिवाज नहीं था, बल्कि कबायली अब ज़रा सुनिएगा, कबायली जंगों में हारने वाले कबीले का माले गनीमत जीतने वाले कबीले की आमदनी का बड़ा ज़रिया होता था। लाजमी टैक्स का बाकायदा और अवाम की फलाह बहबूद से जुड़ा हुआ निज़ाम हमें सबसे पहले कुरान मजीद और पहली इस्लामी फलाही रियासत मदीना के क़याम के बाद मिलता है, जहाँ ज़कात की शक्ल में साहिब इस्तिताअत अफराद पर टैक्स आयद किया गया। इस्लामी टैक्स का निज़ाम थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ तमाम इस्लामी दुनिया में उस वक्त तक राइज रहा जब तक मुसलमान ममालिक आहिस्ता आहिस्ता साम्राज्य कुव्वतों के ज़ेर असर या कह लें कि कब्ज़े में नहीं आ गए थे। फिर सिलसिला आगे बढ़ा तो टैक्स की कई इकसाम निकल आईं। पहली जंग अजीम के अखराजात को पूरा करने के लिए नए टैक्सों की शुरुआत हुई। इनकम टैक्स एक नया टैक्स था जो इनफरादी आमदनी पर लागू होना शुरू हुआ। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपको पता है कि टैक्स बहुत ज़रूरी होता है और ये टैक्स आवाम से ही हासिल किया जाता है, और यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में टैक्स कवानीन नहायत ही सख्त बनाए जाते हैं। एक आम शहरी से लेकर सदर तक कोई भी टैक्स से मुस्तस्ना नहीं है और टैक्स चोरी करने को एक संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है तरक्की याफ्ता ममालिक में। और दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इनकम टैक्स कानून नाफिज है, लेकिन फ़र्क क्या है बताती हूँ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम टैक्स लेना है, क्योंकि यहाँ पर आवाम टैक्स देना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये बादशाह को अपने अवाम से इस तरह टैक्स वसूली करनी चाहिए जैसे एक गवाला अपनी गाय का दूध निकालता है और रोज़ाना उसे मुनासिब खुराक भी मुहैया करता है, उसकी देखभाल भी करता है, उसे गर्मी सर्दी से महफूज भी रखता है और जंगली जानवरों से भी बचाता है। यानी अगर अवाम से टैक्स लेना है तो इसके लिए उनको ये एहसास लाजमी दिलाना होगा कि हाकिम सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, अवाम की बुनियादी सहूलतों का ख्याल रखते हैं, जानो माल की हिफाजत करते हैं और उनके बच्चों की तालीम और सेहत का इंतज़ाम भी करते हैं। पाकिस्तान में अगर टैक्स लेने वाले भी अवाम को इस बात का एहसास दिला दें कि वो उनसे लिया गया पैसा उन्हीं पर, उनके बच्चों पर, उनके मुस्तकबिल पर खर्च करेंगे, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अगर यकीन दिला दिया जाए कि आवाम से पैसे लेकर उनके लिए ही आसानियाँ पैदा की जाएंगी, आवाम से मिलने वाली रकम को अवामी और फलाही कामों पर खर्च करते हैं, तो इस मुल्क में टैक्स देने वालों की यकीन जानिए, मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, कमी नहीं होगी। इसलिए क्योंकि ये कौम खैरात करने में, मदद करने में माशाल्लाह बहुत आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुरबत में जिस वक्त पाकिस्तान का नंबर 105वां था, 105, उस वक्त खैरात, अतियात और इमदाद देने वाले ममालिक में आपको पता है पाकिस्तान का नंबर क्या था? 40वां। गुरबत में 105वां और खैरात करने में 40वां। इस मुल्क में अल्लाह की राह में खर्च करने वालों में सिर्फ अमीर ही नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास और गरीब अफराद भी किसी से पीछे नहीं है। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक तमाम लोग खैरात करते। पाकिस्तान के बड़े फलाही इदारे और अस्पताल पाकिस्तानियों में इमदाद के जज्बे की बदौलत तामीर होते हैं। देख लें, मैं आपको बताती हूँ जी, ईदी फाउंडेशन है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, आगा खान फाउंडेशन है, बैतुल माल है, इदारा लखुवत है, डॉक्टर अदीब रिजवी का हॉस्पिटल, अबरारुल हक का सहारा अस्पताल, अंसार बरनी की तहरीक भी है जी, और ऐसे हज़ारों इदारे पाकिस्तानियों के अतियात और ज़कात पर चल रहे हैं। हमारे अवाम ईद उल अज़हा पर सालाना 400 अरब रुपए से ज़ायद जानवरों की कुर्बानी पर खर्च कर देते हैं। उम्रों और हज पर हर साल 900 अरब से ज़ायद रुपया अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पानी की तरह बहा देते हैं, और इनफरादी तौर पर लाखों भूखों को रोज़ाना 1 या 2 वक्त का खाना भी खिलाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कौम खैरात और एहतियात करने वालों में सबसे आगे हो, वो टैक्स चोरी करे? सोचिए ज़रा।
ऐसा नहीं है कि ये कौम टैक्स दे नहीं सकती, दे सकती है, लेकिन इसके लिए कौम में जज्बा पैदा करना होगा, कौम का खोया हुआ एतमाद जीतना होगा उन लोगों को जो टैक्स ले से कि कौम पर खर्च होगा। यानी कौम में एहसास पैदा करना होगा कि जो टैक्स ले रहा है उसमें एहसास से जिम्मेदारी भी है, जो टैक्स ले रहा है वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ आवाम पर ही खर्च करेगा, क्योंकि आवाम का पैसा किसी के बाप का पैसा तो नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहे हैं जिनको ये आवाम दहाइयों से टैक्स देते चले आ रहे हैं। देखिए सर, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवाम का पैसा आवाम का है, किसी के बाप का नहीं है। पिछले 13 सालों से सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। NFC अवार्ड के जरिए सिंध को कई अरब रुपए मिले जो खर्च होने थे सिंध के अवाम पे, क्योंकि किसी के बाप का पैसा नहीं है। वो पैसे खर्च होने थे अंदरूने सिंध में, जो खर्च होने थे कराची में, क्योंकि ये अवाम का पैसा था। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, बल्कि लोगों के अल्फाज दोहराऊंगी कि किसी के बाप का पैसा नहीं था। लेकिन अरबों के फंड्स मिलने के बाद सिंध में क्या हुआ? मैं तमाम उन लोगों से पूछती हूँ जो सिंध में रहते हैं, बताइए सिंध में क्या हुआ? लाड़काना में HIV फैल गया, कैसे? क्यों इसको नहीं रोका गया? कोई रोकने वाला नहीं था। आवाम से लिया गया पैसा किसके बाप का था? आज मैं पूछती हूँ बिलावल आपसे, किसके बाप का था वो पैसा जो लाड़काना के अस्पतालों में ना लगाया जा सका? लाड़काना के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कुत्ता काटने की दवा मौजूद नहीं है। सिंध के अवाम से लिया गया पैसा किसके बाप का था बिलावल साहब, जो अवाम की जान बचाने के भी काम ना आ सका? पीपल्स पार्टी का दूसरा दौर जब इख्तिताम पजीर हुआ, याद करें, उस वक्त थर के जिला हेडक्वार्टर मिठी में पीने का साफ पानी 10 रोज बाद मिलता था, जबकि सिंध हुकूमत ने उस वक्त क्या कहा था, जरा मैं आपको याद करवा दूं कि इस मसले को हल करने के लिए सिंध हुकूमत का कहना था कि इस मसले को हल करने के लिए 75 अरब रुपए खर्च किए। 75 अरब रुपए बिलावल साहब किसके बाप के थे जो थर वालों की प्यास ना बुझा सके? किसके बाप के थे? एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हाथों इफ्तिताह के बाद एक रोज भी काम ना कर सका, और वो प्लांट अनवर मजीद की ओमनी ग्रुप की एक जिलिक कंपनी का लगाया हुआ था। क्या आज वो प्लांट काम कर रहा है? कर रहा है? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर कर रहा है तो बराहे करम मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर नहीं कर रहा तो उस पर जो पैसा खर्च किया गया वो किसके बाप का था बिलावल साहब? किसी के बाप का था या आवाम का था? ये टैक्स लेने वाले जो टैक्स लेते हैं, ये आवाम से वोट मांगने वाले जो आवाम के पैसों के निगरान बनते हैं, ये जो आवाम से उन्हीं के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए पैसे लेते हैं, ये क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने पैसा आखिर खर्च कहां पर किया? जिस कोने पे किया वो कोना दुनिया में है कहीं पे नजर आएगा आपको? एक सूबे को बेहतर बनाने के लिए, उसके अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि और इन्हें कितना वक्त चाहिए। पिछले 13 साल क्या मजाक है? 13 दिन की बात तो नहीं हो रही, 13 महीने बात नहीं, 13 साल, दर्जन साल से भी 1 साल ज्यादा कंटिन्यूसली पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी बिला आप कह लें कि शिरकत गैर, बगैर किसी की शराकतदारी के सिंध पर हुकूमत कर रही है। लेकिन इसके बावजूद 13 साल हुकूमत करने के बावजूद बगैर किसी शराकतदारी के बिलावल साहब ये बताने से कासिर है कि सिंध के नाम पर, सिंध के अवाम पर लिया जाने वाला जो पैसा है, अवाम के नाम पर ये लिया जाने वाला पैसा कहाँ लगा, कब लगा, कैसे खर्च किया गया, किस पर खर्च किया गया, सिंध के किस कोने पे खर्च किया गया, दिखा नहीं सकते वो जगह में ले जाके। अच्छा, बजाय ये बताने के वो ये कह रहे हैं कि कराची तो हर साल डूबता है, और इनकी बेहिसी का आलम देखें कि जिसकी सोच यहाँ से शुरू हो रही है कि कराची तो हर साल डूबता है, इस बार ज़रा ज़्यादा डूब गया। ये तो ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी वाली बात हो गई, वही मंतक हो गई कि कराची हर साल डूबता है, इस बार ज़रा ज़्यादा डूब गया, नुकसान ज़्यादा हो गया। नहीं कि ज़बानी ज़रा सुनिए फिर मेरे को जवाब देती हूँ। वैसे तो हमेशा डूबता है, लेकिन इस साल तारीखी बारिशों की वजह से आपको तारीखी नुकसान भी हुआ है। मैं आपको आपके सामने आपका वज़ीर आला से आया हूँ, आपका वज़ीर बल्दियात लेकर आया हूँ, आपका सिंध हुकूमत लेकर आया हूँ, आपको बताने के लिए और इनको बताने के लिए कि इन्होंने आपका खिदमत करना है, आपके मसाइल हल करना है।
13 साल से अवाम के टैक्स का पैसा लेने वाली पीपल्स पार्टी जो सिंध की हुक्मरान जमात कहलाती है, उसके कायद ये फरमाते हैं कि कराची तो हमेशा ही डूबता है। ये सुनकर किस किस को तकलीफ हुई? मेरी तरह यकीनन जो जो टीवी देख रहा है उसको तकलीफ हुई। इस बार कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया है, कराची तो हमेशा डूबता है, लेकिन इस बार कुछ नुकसान ज़्यादा हो गया है। ये ज़्यादा कम से बाहर कब आएंगे आप बिलावल साहब? बारिश ज़्यादा, पानी ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा, फलां ज़्यादा, डूबना ज़्यादा, फलां ज़्यादा, कम ज़्यादा से बाहर आपकी मन तक बाहर ही नहीं निकलती। क्या करने अपने कराची के लिए, सिंध के लिए? ये एक ऐसी जमात के रहनुमा कह रहा है जो दहाइयों से सिंध के इक़्तिदार पर बाकायदा बुरा जुबान है। ये वो लोग हैं जो अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले हैं। दावा करते हैं कि वो लोग हैं जिन पर अवाम की मुश्किलात हल करना बाकायदा फ़र्ज़ है, बाकायदा। ये वो लोग हैं जिनको अवाम टैक्स देते हैं। और ये कराची आकर कहते हैं, कराची वालों से बात करते हुए कहते हैं कि कराची तो हमेशा डूबता है, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं, हमेशा डूबता है, लेकिन इस बार नुकसान कुछ ज़्यादा पहुँचा है। तो क्या बात है, कोई बात नहीं, करो बर्दाश्त नुकसान को कराची वालों। भाई सवाल ये है बिलावल साहब, कराची डूबता ही क्यों है? कराची डूबता ही क्यों है? ये क्यों की वजह को मुझे बता दे आज। अगर आपके इक़्तिदार में कराची बार बार डूब रहा है और आप ये बात मान रहे हैं, आप ये देखिए, आप खुद मान रहे हैं कि आपके इक़्तिदार में बार बार डूबता है, इस बार ज़रा ज़्यादा डूब गया। अगर बार बार ये डूबता है तो ये सवाल फिर आपके तर्ज़ हुकूमत पर है ना बिलावल साहब। ये सवाल तो फिर आपकी लीडरशिप पर है, ये सवाल आपकी सलाहियतों पर है, ये सवाल आपकी तरजीहात पर है। आप क्या कराची वालों को ये बताने आए थे कि वैसे तो हमेशा ही कराची डूबता है, इस बार नुकसान ज़्यादा हो गया? या कराची वालों को इस बात का यकीन दिलाने आए थे कि आइंदा ये कराची नहीं डूबेगा, ये मेरा वादा है आपसे जिसका नाम है बिलावल जरदारी, जो खुद को बिलावल भुट्टो कहता है। ये बताना चाहिए था ना आपको कि मैं वादा करता हूं कि आइंदा नहीं डूबेगा। और हैरानी की बात कि जिनकी वजह से डूबता है, जो जिम्मेदारान में है, जिम्मेदारों में है, रिस्पॉन्सिबल हैं ये लोग, उनको अपने साथ खड़ा करके आप ये कहते हैं कि ये अवाम के मसाइल हल करेंगे। कर लो बात, ये करेंगे मसाइल हल जो जिम्मेदारों में शामिल है। अगर उन्होंने अवाम के मसाइल हल ही करने होते तो कराची डूबता ही क्यों भाइयों? कराची कभी ना डूबता। ये बिलावल साहब आपका एतराफ़ जुर्म है कि ये कराची हमेशा डूबता है। ये छोटी लाइन नहीं है, छोटा जुमला नहीं निकला आपके मुंह से। कराची हमेशा डूबता है, एतराफ़ जुर्म है। और ये बताता है कि अवाम से लिया गया पैसा आखिर लगा तो लगा कहाँ? कराची हमेशा डूबता है और ये दिखाता है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं। ये शहर बस टैक्स देने के लिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, कराची वैसे तो हमेशा डूबता है और पिछले 13 सालों में एक यही तो एजाज़ है आपके पास, आपके लिए, कि कराची हमेशा डूबता है। यानी कराची का हर बारिश में डूबना आप लोगों की नज़र में एक नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी, मामूली सी बात है। और अगली आने वाली बारिशों में भी कराची इसी तरह डूबेगा। अवाम तैयार रहें, बिलावल भाई साहब ने बता दिया। और बिलावल साहब ने कराची वालों को वाज़े के पैगाम दे दिया कि कराची वालों, कराची तो हमेशा ही डूबता है, इसलिए आप अपने गम, अगर कराची से डूबने से मुताल्लिक है और इसकी बात है, आम सी बात है, आपको अगर ये गम है कि कराची डूब रहा है, इसको आम सी बात समझे, आज से नॉर्मल सी बात है, मामूली सी बात है। क्या हो गया, किसी का नुकसान हो गया? क्या हो गया कि किसी के घर में पानी आ गया? क्या हो गया कि कोई बेचारा, किसी ने अजियत उठा ली, किसी की बेटी के जहेज का सामान खराब हो गया? क्या हो गया? लोगों के घरों में पानी आ गया, लोगों को छतों पे चढ़ना पड़ गया? क्या हो गया? लोग हैं ना, कौन सा अपने हैं? कराची वाले, हमें क्या टेंशन? बेहिस्सी की भी ना कोई हद होती है। कोई दूसरी बात हो तो बताना ना। आपकी पूरी तकरीर ही मेरे ख्याल से बेमायनी है, जब आपने अपनी तकरीर का आगाज ही इसी बात से किया कि वैसे तो कराची हमेशा डूबता है, इस बार नुकसान ज्यादा होगी, तो फिर आगे क्या बात करे कोई? या आपके दिल में कराची के लिए कितनी मोहब्बत है, या आपके यहाँ कराची के लिए क्या चलता है, सब समझ आ गई आपके एक जुमले से। ये हैं हमारे टैक्स लेने वाले, और इसीलिए इस मुल्क में टैक्स चोरों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और होना भी था। जब टैक्स लेने वाले ऐसे होंगे तो टैक्स देने वाला कैसे एतबार करे आप? और इसके बाद भी बिलावल साहब रुके नहीं, बल्कि मजीद भी अपने दिल की बातें कहते चले गए। सुनिए जरा। आप तो जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद अवामी हुकूमत
शहीद के वक्त से लेके आज तक गरीबों की खिदमत करती है, आम आदमी का खिदमत करता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो तारीखी रोजगार दिया था। शहीद बीवी के फलसफा यही था कि हमने गरीबों का खिदमत करना है, गरीबों का साथ देना है। तो इसलिए जब सदर जरदारी का हुकूमत था तो सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया ताकि इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को इमदाद मिले, मदद मिले, उनका घर भी चल सके। अच्छा, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पीपल्स पार्टी को उरूज मिला ही इसलिए था कि वो गरीबों की जमात बनकर उभरी, को शक नहीं। और पीपल्स पार्टी ने मजदूरों और किसानों की बात की, इसने मुल्क के एक आम आदमी की बात की इस पार्टी ने, इसका नाम है पीपल्स पार्टी। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पीपल्स पार्टी को जिला बख्शी। उनका फ़लसफ़ा ही था जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी मुल्क की वो जमात बनी जिसको इक़्तिदार मिला। और आज तक पीपल्स पार्टी का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट ही भुट्टो के नाम पर देता है। सोचिएगा ज़रा, सिर्फ भुट्टो के नाम पर। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का माजी था। माजी, हाल, मुस्तकबिल अलग अलग चीज़ें हैं ना। ये पीपल्स पार्टी का माजी था। जिस पीपल्स पार्टी की बिलावल साहब बात कर रहे थे वो 13 साल की है, यानी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त से लेकर आज तक की पीपल्स पार्टी। खुद सोच लें नाजरीन, कैसी है 13 साल की पीपल्स पार्टी जिसकी क़ियादत मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने की। अब आसिफ अली जरदारी साहब में भुट्टो साहब में कितना फ़र्क है मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं। 13 साल की पीपल्स पार्टी जिसकी क़ियादत मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने की। अब मैं आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की बात करती हूँ, 13 साल वाली पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार संभाला तो गरीबों की खिदमत की, बिल्कुल गरीबों की खिदमत की। ये बात है बिलावल साहब जिसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्रेड हूँ। अब सुनते जाइएगा कैसे खिदमत की आपके वालिद मोहतरम ने गरीबों की। फलूदे वाला बहुत गरीब था, भला हो आसिफ अली जरदारी साहब का अकाउंट खुला उसका, फलूदे वाले का, गरीब आदमी का, और उसके अकाउंट में अचानक करोड़ों रुपए डाल दिए गए। हो गया अमीर गरीब से, किस्मत बदल गई फलूदे वाले की। किसी ठेले वाले गरीब के अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए गए, किसी मरे हुए गरीब को भी नहीं छोड़ा। गरीबों की खिदमत का जुनून इस हद तक चढ़ गया, इस हद तक पहुंच गया कि मरने वाले गरीब का अकाउंट खुलवाकर उसमें भी पैसे डलवा दिए। और इस मुल्क में गुर्बत कैसे आ सकती है जिसके फालूदे वाले, गोला गंडे वाले, तंदूर वाले, इवन मरने वाले गरीबों के अकाउंट में भी करोड़ों रुपए मौजूद हों। गुर्बत तो फिर नहीं आ सकती ना ऐसे मुल्क में। और दूसरी बात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो ये वही प्रोग्राम है जिससे मिलने वाले पैसे बड़े बड़े अमीर लोग ले रहे हैं, खाते पीते लोग ले रहे हैं, सरकारी अफसरान ले रहे हैं। 1,000 रुपये तक नहीं छोड़ते, 1,000 रुपया इन्होंने नहीं छोड़ा उन अमीर गरीबों ने। और अब यही पीपल्स पार्टी जिसके रूहे रवां जनाब जरदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखते रोज़ाना, ख्वाहिशमंद हैं, वो ये कहते हैं कि अब कराची को ठीक सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी करेगी। जैसे 13 साल से तो मजाक हो रहा था ना, ठीक करने का तो मौका नहीं मिला आपको। 13 साल तो बहुत कम होते हैं। ज़रा अगला क्लिप देखिएगा। आप कराची शहर आप चलाएंगे, आप कराची शहर आप चलाएंगे। जब आप कराची का शहर चला रहे हैं तो फिर कचरा भी उठेगा, नालों भी साफ होंगे, नालों में जैसे वो आते हैं सैंडबैग्स आते हैं, वो सारे इश्यूज अब इंशाअल्लाह ताला, इसलिए आपका अपना जी आला वज़ीर बल्दिया आपका मसाइल हल करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर ये लोग सिर्फ गटर और नालों की मामूल की सफाई भी करवा लेते तो लाखों अफराद बारिश की वजह से होने वाली तकलीफ से, अजियत से, परेशानी से बच जाते। ज़्यादा नहीं कह रही, सिर्फ मामूल की सफाई करवा लेते, सिर्फ मामूल की सफाई। अगर ये लोग मसाइल ही हल करने वाले होते तो सिंध के 50% से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर ना होते। अगर ये लोग मसाइल हल करने वाले वाकई होते तो 13 सालों में सिंध की हालत यकीनन ऐसे बदलते कि अवाम खुद इनके गलों में इक़्तिदार का हार पहना देते। मुझे कोई ये बता दे कि क्यों लोग ऐसे शख्स को अपना हाकिम नहीं बनाएंगे जो उनकी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता हो या बदलने की कोशिश करता हो, या थोड़ी बहुत तकदीर बदल दी हो किसी ने, किसी हाकिम ने।
इस मुल्क के अवाम ने तो उनको भी अपना हाकिम बना लिया जिन्होंने इस मुल्क को और अवाम को दोनों हाथों से लूटा। इस मुल्क के अवाम ने तो उनको भी अपना हाकिम बनाया ना, जिन्होंने इस मुल्क पर अरबों का कर्जा चढ़ाया और करप्शन के जुर्म में नाअहल करार पाए। इस मुल्क के अवाम ने उनको भी हाकिम बनाया अपना, जिन्होंने इस मुल्क में मंसूबों के इफ्तिताह तो किए, लेकिन उनमें से कई मंसूबों का आज तक कुछ पता नहीं कि कहाँ गए। इन मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क के लोगों ने तो उनको भी अपना हाकिम बना लिया, जो हुकूमत तो इस मुल्क पर करते रहे लेकिन मुलाजमत दूसरे ममालिक में भी करते रहे। यह मसले पर बात सिर्फ तब हुई जब कोई मसला शिद्दत इख्तियार कर गया और इस मसले पर भरपूर एहतजाज किया गया और उस मसले पर भरपूर एहतजाज किया गया, तब हुकूमत ने उस मसले का वक्ती हल निकाला, टेम्परेरी, लेकिन मसले की जड़ को नहीं देखा और यूं मसला आर्जी तौर पर दब तो गया लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो निकाला ही नहीं। तो फिर उस मसले ने दोबारा तो सर उठाना है और दोबारा वो मसला सर उठा लेता है। गुज़िश्ता 4-5 साल के हालात को अगर हम देख लें नाज़रीन, तो आपको नज़र आएगा कि हुकूमत कभी एक मसला, कभी दूसरा और कभी तीसरे मसले के पीछे दौड़ती रहती है। इस मुल्क का एक बड़ा मसला टैक्स ना देना है, जिसकी वजह से कई हज़ार मसाइल मौजूद हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि टैक्स अदा करने वाले पाकिस्तानी को जब बदले में हुकूमती सहूलतें नहीं मिलेंगी तो वह टैक्स की अदायगी से बचने की हर मुमकिन करेगा। एक आम शहरी को चाहिए कि वो खुशहाल हो या गरीब, उसे अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दरकार है, अपने बच्चों के लिए मुनासिब तालीम दरकार है, सेहत की देखभाल की ज़रूरत है, ईमानदार हुकूमती एहलकारों की ज़रूरत है, साफ़ पानी और बग़ैर मिलावट के खुराक दरकार है। जिस दिन हुकूमतें अपने अवाम की खातिर ख्वाह या फलाह बहबूद का फरीज़ा अदा करने लग जाएंगी, यही पाकिस्तानी अपनी आमदनी का मुनासिब हिस्सा बग़ैर मांगे हुकूमत को देंगे। और जिस रोज़ हुकूमतें खुद अकरबा परवरी या फिर इस तरह का तर्ज़ ज़िंदगी की जिसका कमीशन खोरी और ख़ुद गर्जी छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान में किसी को भी टैक्स चोर कहने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कौम टैक्स चोर नहीं है। ये कौम टैक्स देना नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं है कि कौम टैक्स देना नहीं चाहती, क्योंकि जब इस कौम को ये यकीन दिलाया जाएगा कि इस कौम का पैसा इसी कौम का है और इन्हीं पर लगेगा, इनके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगेगा, ये पैसा इनका है, किसी के बाप का नहीं है, तो फिर ये कौम टैक्स भी वैसे ही देगी जैसे इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ज़कात और खैरात दिए जाते। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। इस पर अब कुछ हलके हैं जो कि एतराज़ कर रहे हैं और कुछ इसके हक़ में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। वालिदैन की स्कूल इंतज़ामिया से ऐसी गुजारिशात हुई हैं कि जी जैसे वो चाहते हैं कि उन गुजारिशात को फ़ौरन एड्रेस किया जाए और एड्रेस किए बगैर स्कूल ना खोले जाएँ। इसी मामले पर बात करते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। नदीम मिर्ज़ा साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही दूसरे मेहमान सैयद तारिक शाह साहब जो कि ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं नदीम मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इशूज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनका क्या हल हो सकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। नदीम साहब आप क्या चाह रहे हैं कि अब क्या SOPs फॉलो किए जाएँ? SOPs अगर फॉलो किए जाएं तो 15 सितंबर से स्कूल खोलने के हक में हैं आप? इस फैसले को आप ठीक समझते हैं या आप एतराज़ करते हैं कि इसको थोड़ा आगे जाना चाहिए? और अगर SOPs को फॉलो किया जाता है तो कैसे एक एक बच्चे का कोरोना टेस्ट किया जाएगा? क्या किया जा सकता है आपके मुताबिक SOPs को फॉलो करने के लिए? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये मुझे इस प्रोग्राम में मौजू करके बहुत ही एक ऐसा नेक काम किया जिसका अजर सिर्फ आपको अल्लाह ताला ही दे सकता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स परेशान हैं। वो पेरेंट्स परेशान इस वजह से हैं कि उनके पास एक बड़ा बर्डन जो है वो स्कूल फीस का है। कोरोना से पूरी दुनिया में लोग इफ़ेक्टेड हुए, पूरी दुनिया में हर आदमी का कारोबार मुतासर हुआ, हर आदमी की आमदनी हुई, लोगों की तनख्वाहें ख़त्म हो गई, रिड्यूस हो गई, दुकानें नहीं खुली, वो नहीं खुली। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ये प्राइवेट स्कूल्स का मुतालबा ये है
कि आप उनको फीसें भी दें, नंबर एक। जो ईयरली इंक्रीज़ है 10 लॉ तो 5% का है, 15% उनको इंक्रीज़ भी दें, एनुअल फीस भी दें, और वैन वाला कहता है हमें पैसे भी दें। अच्छा, उस पर वो ये कहते हैं कि साहब हम टीचर्स को तनख्वाह कहाँ से दें, किराया कहाँ से दें। भाई आपकी सारी मनमानियाँ हमने जब तक हम कमा रहे थे हमने बर्दाश्त की, अब हमारी कमाई भी ख़त्म हो गई है, हम भी इफेक्टेड लोग हैं। आप हमसे अगर सारी चीज़ें मांगेंगे तो फिर ये तो हम नहीं दे सकते। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब स्कूल इंतज़ामिया से बात करें तो वो कहते हैं कि साहब आप अपना बच्चा निकाल लें स्कूल से। बहुत सारे, बल्कि उन्होंने बच्चों के नाम काटना शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के नाम के ऊपर पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन हो गया कि वो इंटरनेट के भी पैसे दें, मिर्जा साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। बच्चों को जो निकालना शुरू कर दिया स्कूल इंतजामिया ने, बच्चों के नाम वहां से काटना शुरू कर दिए, किस बात पर काटना शुरू कर दिए? फीस नहीं पेमेंट कर रहे हैं आप टाइम पर। बंद स्कूलों की फीस पेमेंट नहीं करने पर स्कूलों के बच्चों को नाम काटने शुरू कर दिए हैं। अब जो खातून है, मर्द की तो बात अपनी जगह पर है, मर्द का भी बहुत बड़ा वो होता है, दिल होता है, लेकिन औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं बच्चों के कैरियर से। अब वो बच्चों का रोना पीटना। अच्छा मिर्जा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, ठीक है, वक्त कम है, तो मैं शाह साहब को भी जरा आपकी इजाज़त से जरा उनको शामिल गुफ्तगू कर लूँ। सैयद तारिक शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। शाह साहब, आपने मिर्जा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, ये क्या मामला है, ज़रा आप समझाइएगा। देखें, बात यह है कि बिल्कुल हम इस बात को समझते हैं कि पेरेंट्स भी परेशान हैं और उनके भी लॉकडाउन के अंदर जो है वो किसी की जॉब्स छूटी हैं, किसी की जॉब्स में सैलरीज़ कम की गई हैं, किसी के बिजनेसेस इफ़ेक्ट हुए हैं। वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन देखें, बात यह है कि स्कूल्स जो हैं वो इन्हीं की दी गई फ़ीस से चलते हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट एंड एड या कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई एड नहीं मिलती कि हम वो स्कूल्स को चला सकें। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो इसका इम्पैक्ट जैसे इन पे आया ऐसे स्कूल्स पर भी आया। तो अब स्कूल्स वैसे माजरत के साथ कहूँगी, जितनी फीसें आप लोग लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले, वो गवर्नमेंट एड से बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, बात ये है, देखिए हर स्कूल जो है गवर्नमेंट एड आपको नहीं मिल सकती। नहीं, गवर्नमेंट, बात ये है कि ये जनरल परसेप्शन है, बिल्कुल आप भी वही बोल रही हैं जो जनरल परसेप्शन है। लेकिन बात ये होती है कि जब हमारी फैमिली में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता होगा, नहीं जाता है ना। लेकिन बात ये है कि आप प्राइवेट स्कूल्स के अखराजात आपको शायद पता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपको स्कूल नहीं चलाती ना, आप स्कूल चलाती हो तो आपको पता चल जाता। तो बात यह है कि देखिए 20% फ़ी को रिड्यूस किया गया, नॉट फॉर 1 मंथ, नॉट फॉर 2 मंथ्स, नॉट फॉर 3 मंथ्स। तो 20% फ़ीस को आज तक रिड्यूस किया जा रहा है। और अगर कोई स्कूल नहीं कर रहा तो आप आइडेंटिफाई करें, हम भी और गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन लेंगे। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है, देखिए रेंट स्कूल को देना है वो कम नहीं किया गया, सैलरीज स्कूल्स को देनी है टीचर्स की वो भी कम नहीं की गई। यूटिलिटीज़ आपको पता है कि इलेक्ट्रिक ने और नेपरा ने जितने रेट्स बढ़ाए हैं ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, वैसे ही बहुत ज़्यादा बिल आए हैं। सेकंड चीज़, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस तक स्कूलों पे माफ़ नहीं किए हैं। जो एक इंडस्ट्री पे टैक्सेस लगते हैं आज वो स्कूलों पे भी लगते हैं, और गवर्नमेंट ने वो तक हमें सब्सिडी नहीं दी कि चलें टैक्सेस ही माफ़ कर देती अपनी, वो भी माफ़ नहीं की। तो ये जब सब चीज़ें जब कांस्टेंट चल रही हैं स्कूल्स की, तो हम वो फ़ीस कैसे वेव ऑफ कर सकते हैं? देखिए 20% वेव ऑफ करना हमारे इख्तियारात में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दिया क्योंकि पेरेंट की परेशानी थी। तो अब इससे ज़्यादा तो पेरेंट को नहीं दिया जा सकता ना। अच्छा मिर्जा साहब, आपने शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, यानी वो तो बेचारे कह रहे हैं कि बड़े बेबस और लाचार है। मुझे तो वो वसीम अख्तर साहब भी याद आ गए कि वो लाचार किस्म के जो मेयर कराची थे, उन्होंने कहा मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, नीयत है लेकिन मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, कर नहीं सकता। मुझे ज़रा बताइएगा कि यानी इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स बेचारे कह रहे हैं कि फ़ीस कम की जाए या फिर बच्चों के जो नाम काटे जा रहे हैं, यानी अब तारिक साहब की गुफ्तगू से मैं ये कंक्लूड करूँ कि बिल्कुल ज़्यादती नहीं कर रहे स्कूल वाले, बहुत ही मासूम इनोसेंट हैं और बिल्कुल हक सच पर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी देखें, इस पे मुझे जो है बेख्तियार हंसी आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्कूल भी 20% फीस माफ़ नहीं कर रहा है। सिर्फ 2 महीनों की फ़ीस उन्होंने 20% माफ़ की है। एनुअल इंक्रीज़ लगा दी है, एनुअल फीस मांग रहे हैं। स्कूलों के 32 किलो के बस्ते जो हैं वो उन्होंने बेच दिए हैं। और आपको मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। ये जो फेडरेशन हमने अब बनाई है,
ठीक है, आपको इसीलिए बुलाया कि आप खुलकर बात करें, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स इतना कमा के मेहनत करके इस मुश्किल वक्त में भी उन बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं, उनके मसाइल के लिए हम आपसे बिल्कुल सुनना चाहेंगे। जी, मैं कह रहा हूं कि ये एक टॉप ग्रेड के अफसर से लेके एक टॉप ग्रेड के बिजनेस से लेकर एक बासी के बच्चे तक का इशू है। मनमानियां हैं तारिक शाह साहब। आप ये देखें कि 2010 में जब 25A 18वीं तरमीम में पास हुआ, देखें क्या होता है। 2013 में इसका इन्हीं ने एक लॉ निकाला कि सिंध का कि ये बच्चों को, अच्छा 25A है क्या? 25A ये है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि 5 साल से 16 साल तक के बच्चे को फ्री तालीम देगी। अब वो तालीम तो हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले पेशरफ की 2010 में 18वीं तरमीम आई, 2013 में सिंध ने ऑर्डिनेंस इसमें लॉ बनाया और उसका फिर ऑर्डिनेंस जारी किया 2014 में पंजाब में और 2015 में बलूचिस्तान में। KPK ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। अच्छा, उसके बाद मैंडेटरी था कि इसका आप नोटिफिकेशन निकालें। नोटिफिकेशन सिंध ने 2015 में निकाला, पंजाब ने निकाला, लेकिन हुआ पता क्या, कोई फंडिंग वफाक की तरफ से नहीं गई। हमारी सबसे आखिरी प्रायोरिटी तालीम है, हमें हवाले कर दिया गया प्राइवेट स्कूलों के। अच्छा मिर्जा साहब, अगर आप यहाँ पर हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिन स्कूल्स ने 20% फीस तब भी माफ नहीं की, उनके जरा नाम बता दें। अगर कोई आपके पास कोई नाम है तो जरा प्लीज शेयर कर दें। किसी ने नहीं माफ़ कीजिए, किसी ने नहीं। इसे 2 महीने के लिए 20% माफ़ किया। उन्होंने कहा जी कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, वो कानून के अंडर में आते भी नहीं है। मैं तमाम वफाकी वज़ीर तालीम और तमाम सूबाई वज़ीर तालीम से बताऊंगा कि ये जो O लेवल और A लेवल करा रहे हैं और ये जो ट्यूशन सेंटर हैं, कोई आपके पास डोमेन है जहाँ आपने इनको रजिस्टर्ड कर रखा है? नहीं है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है इदारे। ये कहते हैं हम ट्यूशन सेंटर हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ ये है कि 4 बच्चों की फीस से एक यानी कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है, इनका ये कहना है। आप बताइए, जो बीकन सिटी और ये दूसरे में ना, कोई कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ये ले आओ, कोर्स ले आओ, सैंडविच बना कर ले आओ, 1500 रुपये दे दो, मेला है, पिकनिक है, ये कोर्स की किताब है, नोटिफिकेशन है बाकायदा कि आप इनके ऊपर ले सकते, लेकिन नहीं। अच्छा, अब जब हम कोर्ट में जाते हैं, ये जो टेक्निकल बात है ये ज़रा समझिएगा कि जब हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर करते हैं तो कोर्ट बुलाएगा वफाकी वज़ीर तालीम को, सूबाई वज़ीर तालीम को, सेक्रेटरी तालीम को। ये डोमेन में नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं, कहते हमारा ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से। अब इन लोगों ने, अच्छा इसमें मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि 85% तो फिर मिर्जा साहब क्या हल है आपके मुताबिक? फिर क्या हल है? आप जिस तरह बात कर रहे हैं। जी जी, हाँ जी, अच्छा इसके लिए देखें, मेरी अभी तक ये शुत्र बेमहार है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हर माँ और हर बाप मेरी इस बात को समझता है। हम इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि तंग आमद बजंग आमद वाली बात है। अच्छा तारिक शाह साहब, बहरहाल मसाइल आप लोगों ने मिलकर हल करने हैं ना, तो फिर आप बताएं फिर क्या हल है इसका? बस इसी तरह ये अब ये लड़ाई चलती रहेगी, मतलब आप हल बताएं। देखें बात मिर्जा साहब आखिरी मिनट में, शाह साहब आप जल्दी से बताएं। मुतालबा सुन लीजिए हमारा जी, मुतालबा जरा सुन ले, फिर शाह साहब आपकी तरफ। जी जी, मैं बताऊं, हमारा मुतालबा ये है कि इस मुतालबा ये है कि टोटल जो 6 महीने की फीस है वो हमने इसको 5 कैटेगरीज में किया है कि 2000 से कम वाले हैं उनको 60% हम फीस देने के लिए तैयार हैं। जो 2000 से 3000 वाले हैं उनको 50% देने के लिए फ़ीस तैयार है। बाकायदा बंद स्कूलों की फ़ीस देने के लिए तैयार हैं। जो 2000 से 3000 से 5000 वाले हैं उनको 40% और 5000 से 10,000 वालों को 20% और उसके ऊपर सिर्फ हम 30% और 20% फीस देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम बंद स्कूलों पे स्कूल खोलने से पहले फीस का डिसीजन नहीं करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर तमाम पेरेंट्स भरपूर एहतजाज करेंगे। जी शाह साहब, अब आप हल जरा मुझे बताइए। मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना। तारिक शाह साहब जी, देखें बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल बात सही की कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट 25A जो आर्टिकल है कि राइट टू एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन, लेकिन ये बात गवर्नमेंट से करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए, जिनको ये टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जिनको हर मद में जो है ना ये किसी न किसी मद में पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये गवर्नमेंट का राइट था कि वो फ्री एजुकेशन दे।
अब जब गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर आगे आया और काम कर रहा है। जहाँ तक बात ये है कि इनके बिल्कुल जो मसाइल हैं ये बिल्कुल ही अलग अलग मसाइल बता रहे थे। जाहिर सी बात है ये किसी न किसी एक स्कूल से या कोई 2 स्कूलों से उनके मसाइल आए होंगे। आप मसाइल कैसे हल करेंगे जरा ये बता दें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल मैं समराइज करता हूँ। जो अभी का मामला है स्कूल ओपनिंग का 15 सितंबर से इंशाल्लाह स्कूल खुल रहे हैं और बात ये नहीं, मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा और जहाँ तक बात ये है कि किसी स्कूल ने नहीं किया तो मैं बहुत बड़े बड़े नाम मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े स्कूलों के नाम बता सकता हूँ जो कि 20% रिड्यूस करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल नहीं दे रहा है, बहुत स्कूल दे रहे हैं। कमिटमेंट कर लेंगे आप अपने स्कूल में 50%। मैं क्यों करूंगा जब अखराजात में बता रहा हूँ उसके बाद मैं कहूँ कि मैं 50% कम कर दूं तो ये गलत बात है ना। देखिए अखराजात जो है वो है, मैं 50% कैसे कमिट करूँ? मैं क्यों कमिट करूँ? आप लोगों को कम करने होंगे, हल करने होंगे, मसाइल हल करने होंगे। मेरे स्कूल ने 20% ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। बड़ी खबर कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 7 घंटे रह गए हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब, तमाम लोग सोच रहे हैं कि वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे? और अगर नहीं आते तो फिर तमाम लोगों के ज़हनों में सदीक एक ही सवाल है कि पहले तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने के कितने चांसेस है ये बताइए। फिर अगला सवाल मैं पूछती हूँ कि अगर नहीं आते तो फिर ऑप्शंस क्या होंगी? जो दूसरा सवाल है आपका कि अगर नहीं आते तो ऑप्शंस क्या होंगी, वो मेरा ख्याल है हम उसको कल तक पेंडिंग रखते हैं ताकि मैं कुछ और भी वकला से बात कर लूँ ताकि हम अपने नाजरीन के सामने कोई ऐसी चीज़ सूरत हाल रख सकें जो कानूनी माहिरीन जो हैं वो भी उसको कहें कि जी बाकी ये चीज़ें हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक वापसी का मसला है, पार्टी का इजलास हुआ 2 रोज के बाद, करोड़ों दिलों की धड़कन है इनकी बेटी के मुताबिक, शहजादी साहिबा के मुताबिक। ये नवाज शरीफ साहब जो लाखों दिल है जो इनके लिए धड़कते हैं, इनके मुंतजिर हैं, उनके लिए वापस आ रहे हैं, तशरीफ लेकर आ रहे हैं। और कहते हैं ना नवाज शरीफ साहब कानून का बड़ा एहतराम करते हैं, इनकी बेटी कहते नहीं थकती। तो प्रैक्टिकली कानून का एहतराम फिर करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वापस आ रहे हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है, इसलिए कि पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन तेज़ हो जाती है जब ये पता चलता है कि वो नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तानियों का ज़ाहिर है उन्होंने पैसा देना है और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला मौजूद है कि जो पैसा है और जो लंदन फ्लैट्स जिनमें वो मौजूद हैं ये पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान की जायदाद है और इसको ज़ब्त करके इसको बेचकर और वो पैसा पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए। तो इसलिए इसमें तो कोई राय नहीं है। दूसरी के मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन के साथ उनके वाबस्तगी है। जहाँ तक उनके वापस आने का मामला है उस हवाले से पार्टी को वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि मियाँ साहब जो है वो जिन शराइत पे वापस आना चाहते हैं उन शराइत पे अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब वही दौर चाहते हैं, वही सूरत हाल चाहते हैं, वही रियायत चाहते हैं जब शहबाज शरीफ साहब और सैफ रहमान साहब जो हैं वो फ़ोन करके जजेस को फैसले लिखवाया करते थे। नवाज शरीफ साहब अब भी वही साजगार माहौल चाहते हैं। जैसे इमरान खान साहब उनके बारे में कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब क्रिकेट खेलते थे तो वो कप्तान, वो जो एम्पायर था, एम्पायर के साथ मैच फिक्स करके खेलते थे। एम्पायर अपना होता था तो मियाँ साहब खेलते थे। तो मियाँ साहब अब भी वापस एक शर्त पर आना चाहते हैं कि अगर एम्पायर जो है वो मिल जाए मियाँ साहब के साथ और मियाँ साहब को जेल ना जाना पड़े, कोर्ट लाख पर जेल ना जाना पड़े, तो मियाँ साहब आने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक उनके लिए कोई साजगार माहौल नहीं बन रहा। पार्टी के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई, पार्टी को सिर्फ डिक्टेट किया गया और बताया गया पार्टी को कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मौजूदा हालात में वापस नहीं आ सकते। अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपको यहीं पे रोक रही हूं, मुझे जरा बताइएगा कि जो शख्स सजा याफ्ता है और जमानत पर बाहर गया वो अगर अभी वजीर आजम भी नहीं है तो अभी इनके इतने नखरे हैं, इतनी डिमांड्स हैं, इतनी फरमाइशें हैं कि ये होगा तो होगा, वो होगा तो मेरी वापसी होगी। तो जब ये वजीर आजम रहे 3 बार पाकिस्तान के, तब वाकई फिर क्या हालात होंगे शख्स के जहन के? ज़ाहिर है उस वक्त भी बादशाह थी, बादशाहों की तरह इन्होंने निज़ाम चलाया है। जिस तरह इन्होंने मीडिया में अपने हामियों को जो इनके दरबारी थे, हाँ जी, उनको हमने देखा कि मियाँ साहब ने वो जो इनके हक़ में कॉलम लिखने वाले थे, बोलने वाले थे, उनको किस तरह से किसी को पीटीवी में लगा दिया, किसी को पैमरा में लगा दिया, किसी को कहाँ लगा दिया, किसी को कहाँ। मियाँ साहब ज़रा बादशाहाना मिजाज रखते हैं। यहाँ पे मियाँ साहब जो हैं वो जो पार्टी को डिक्टेट किया गया, तो मैंने जैसा बताया कि पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। वैसे ये कहते हैं ख़ुद को जमहूरी पार्टी, लेकिन कोई पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। पार्टी को डिक्टेट किया गया है कि मियाँ साहब मौजूदा हालात में पाकिस्तान नहीं आ सकते जब तक कोई हमें
ये यकीन दहानी ना करा दी जाए कि मियाँ साहब के हक़ में जो है वो फैसला आएगा। दूसरा यह है कि पार्टी को अगर मियाँ साहब जो है वो नहीं आते, अच्छा बल्कि नहीं आते वाले सवाल पे जाने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन्होंने दो तरह के बयानिए जो है वो बनाए। जी प्लीज़। एक ये बयानिए बनाया कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो तो पाकिस्तान आने को तैयार हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बैग उन्होंने पैक जो है वो सामान अपना पैक कर लिया है, हर चीज़ तैयार है और मियाँ साहब बस आना चाहते हैं पाकिस्तान। मियाँ साहब मुकम्मल तैयार हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया है उसमें तहरीरी तौर पर बताया है कि मैं पाकिस्तान आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। दूसरा अब जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि मियाँ साहब तो आना चाहते हैं लेकिन पार्टी कह रही है कि मियाँ साहब आप मेहरबानी करें आप ना आएँ। अच्छा अब इनके बिल्कुल पुराने बयानिए पे जाएं, कहते हैं कि पार्टी में हर बात मियाँ नवाज शरीफ की मानी जाती है, फैसला वो करते हैं, पार्टी अपनी राय उनके सामने रखती है, फैसला अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब करते हैं। अगर फैसला नवाज शरीफ साहब करते हैं तो फैसला किए बैठे हैं आपके नून लीग का एक ही बयान है जो नवाज शरीफ का बयान है। हाँ तो नवाज शरीफ साहब तो बकौल उनके हामी एंकर्स के वो तो तैयार है आने के लिए। और इससे पहले भी आप ये देखें जब ये जीटी रोड इन्होंने मार्च किया था उससे पहले पार्टी का ये फैसला हो गया था कि मियाँ साहब मोटरवे से वापस आएंगे, लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी ने मियाँ साहब को कहा नहीं मियाँ साहब आप जीटी रोड से आएँ, तो मियाँ साहब ने तमाम जो पार्टी के लोगों का फैसला था उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया और जीटी रोड से आए एक सहाफ़ी के कहने पर। तो मियाँ साहब तो अपने बयानिए तो मियाँ साहब का चलता है, फैसला तो मियाँ साहब का चलता है, तो मियाँ साहब आ जाएँ वापस। ये असल में गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, मीडिया के जरिए बयानिए कुछ और बनाया जाता है, अंदरूनी खाने कुछ और होता है। आज तक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपने अरकान असम्बली को भी ये नहीं बता सके कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे उसके बाद जो पहला इजलास हुआ था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब समेत कुछ इंपॉर्टेंट रहनुमाओं को बुलाया गया था और उस इजलास के बाद कुरान मजीद पर हलफ लिया गया था कि आज तक नहीं बताया गया कि उस इजलास में क्या हुआ था। उस इजलास में सारी बात बता दी गई थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने के लिए लंदन नहीं गए। मियाँ साहब कभी जो है उनका कोई चांसेस नहीं है पाकिस्तान वापस आने के जब तक उनको ये कोई गारंटी ना दे दे कि अदालत से उनके हक में फैसला आएगा, जो कि गारंटी अभी तक उनको नहीं मिल पा रही। सही, ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए तज्जिए। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।